हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी सही चल रही होगी। और जिनकी खराब चल रही है तो उनके लिए मैं केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स उनके भन्नाट एकदम बढ़िया एकदम फ्लुएंट कर दूंगा। भरोसा रखना है, थोड़ा सा साथ देना और मेरे साथ जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे चलते जाना। सो आज के टाइम में इस मजदार में जहाँ पे तारीख 29 जून 2026 है, तो इस मजदार में अभी 3 तरीके के बच्चे हैं जो अपनी नाव लेके अपनी जेई और नीट की तैयारी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहली नाव चल रही है उस बच्चे की जिन्होंने अभी अभी 10th की नाव से उतरे हैं और उन्होंने 11th की नाव में बोर्ड किया है एंड दे चोज देयर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड दे मेड देयर माइंड कि मुझे नीट की तैयारी करनी है और आईआईटी की तैयारी करनी है। सो अभी उनके लिए क्या है, थोड़ा सा बकअप वाली चीजें चल रही है जहाँ उनको समझना है कि पैटर्न क्या है, उनको ये भी समझना है कोर्स इतना लेंदी है, पेपर कैसे आता है, एक दो टेस्ट से उनको ये समझ में आएगा कि मुझे एक ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे सॉल्व करनी होती है, टाइम कैसे मैनेज करना है, अपनी सेल्फ स्टडी की हावर्स कैसे मैनेज करना है, काफी कुछ उनको यहाँ पे लर्न करना है एंड इसी के साथ पढ़ते भी चलना है। सेकंडली अगर हम बात करें तो हमारे पास जब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड नाव लेके जो बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा है वो 12th का बच्चा है। तो 12th क्लास के मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो 11th से कुछ ना कुछ कमियां छोड़ के ही 12th में आते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 11th के साथ अच्छे तरीके से 12th में मूव करते हैं, बट बहुत सारी मेजोरिटी बच्चों की 11th की में कहीं कहीं बहुत सारी कमियां छोड़ के 12th में जाते हैं एंड उसी कमियों की वजह से 12th में कहीं ना कहीं वो दिक्कत फेस कर रहे होते हैं। एंड तीसरी नाव लेके जो वापस से अपनी नाव छोड़ के एक नई नाव में बैठे हैं, ड्रॉपर वाली नाव में बैठे हैं, जहां पर बच्चे अपनी जेई मेंस और जिनका भी नीट का पेपर हुआ 21 तारीख को एंड अगेन कुछ कमियों की वजह से जहां उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए फिर से उन्होंने ड्रॉप लेने का क्या किया है, प्लान किया है और अपनी नाव को लेके आगे बढ़े। तो इन तीनों जो नाव चल रही है, इन तीनों बच्चे नाव के अंदर जो बैठे बच्चे, उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके सामने जो चैप्टर लेके आया हूँ पीरियोडिक टेबल, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक से पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। मैं जानता हूँ हर कोई बोलता है बेसिक से पढ़ाएंगे, बट बेसिक से पढ़ाने के साथ एक कनेक्टिविटी फील होना, एक एक डेवलपमेंट, एक एक हार्ट टू हार्ट चीजें ट्रांसफर होना, इसमें भी फर्क होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जो कंटेंट यहाँ बेसिक डिलीवर कर रहा हूँ वो उसको आप तक पहुंचा सकूं और आपको भी एक फील आए कि नहीं, हाँ यार, धीरे धीरे हमारे चैप्टर बेहतर हो रहा है। सिर्फ ये ना लगे कि हम बहुत आसान चीजें भी पढ़ें, समझ रहे हो, बट आगे चल के वो कहीं अप्लाई नहीं कर पाए, तो हम आसान से चलते थे हार्ड की तरफ जाएंगे एंड एक रिश्ते के साथ एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंट 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 ऐसे अपने आप को करते चलेंगे विद टाइम। ठीक है बच्चों, तो विदाउट किसी देरी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल को बच्ची अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल को मैं कहता हूं प्यार से हाउस ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहता हूं बच्चों में प्यार से? हाउस ऑफ एलिमेंट्स कहता हूं। हाउस ऑफ एलिमेंट्स कह रहा हूं। अब हाउस का मतलब क्या होता है? घर जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वो वहां क्यों रह रहे हैं, किसका कमरा कौन सा है, कोई वहां पे किस वजह से रह रहा है, बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं। बट जरूरी ये है उस घर को समझने से पहले वो घर में रह कौन रहा है। तो इस घर में रहने वाले जो लोग हैं बेटा वो है एलिमेंट्स। तो हमारे लिए ये जानना भी उतना जरूरी है कि एलिमेंट्स होते क्या है। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल एटम्स। क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल एटम है। जो हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज के एटम्स होते हैं, उन्हीं एटम्स को अगर मैं एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे दूं तो सब आपस में डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे एंड सबको इजीली डिनोट किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है और उनको रेफर किया जा सकता है। तो इसी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल एटम्स विद यूनिक रिप्रेजेंटेशन कॉमा नोन एज एलिमेंट। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं उनको अपन ने क्या बोला? एलिमेंट। जैसे अगर मैंने किसी को H का सिंबल दे दिया तो क्या कहला रहा है? हाइड्रोजन। किसी को O का सिंबल दे दिया तो क्या कहला रहा है? ऑक्सीजन। ऐसे किसी को He का सिंबल दे दिया तो क्या कहला रहा है? हीलियम। अगर किसी को Na का सिंबल दे दिया तो क्या कहला रहा है? सोडियम। किसी को B का सिंबल दे दिया तो क्या कहला रहा है? बेरिलियम। किसी को N का सिंबल दे दिया तो क्या कहला रहा है? नाइट्रोजन। ऐसे सो ऑन गिनती हमारी चलती जाएगी। तो इसी जो हमारी जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी बेसिक लाइफ और बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्हीं को अच्छे तरीके से और अच्छे से समझने के लिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रिलेटेबल बनाने के लिए एंड इजी टू इनको यूज कर सके कोई भी, तो हमने सोचा क्यों ना इनको एक साथ एक सिंपलेस्ट इजीएस्ट और इन्फॉर्मेटिव मैनर में जमाया जाए जहां इनको कोई भी इनसे यूज कर सके। तो जब मैंने उस तरीके से इनको क्लासीफाई करना चालू किया एंड जहां पे ये सारे एक साथ रहने को मैंने इनको रखा, ठीक है, तो उसी चीज को मैंने इनका घर बुलाना चालू किया, उसी घर को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आया समझ में कि नहीं? सो व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस कि मैं चाहता हूं कि जो एलिमेंट्स हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, जो मेरे इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, एवरीथिंग विच इज अराउंड मी, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से चल रही है। तो इनको समझने का कोई इजीएस्ट इन्फॉर्मेटिव आसान तरीका होना चाहिए टू क्लासीफाई देम, टू रिलेट देम। तो इसी के लिए एक घर हमने बनाने की सोची जहां सब लोग एक साथ रह सकें, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब टेबल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई टेबल का मतलब है कि हम इन्हीं घर के अंदर जो भी हमारे लोग एलिमेंट्स रहने वाले हैं उनको इस तरीके से अरेंज करें कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि वो रोज और कॉलम्स इन दोनों फॉर्मेट पे आपके सामने दिखे। दूसरी चीज हमने बोला कि यही जो टेबल है, इस टेबल का एक स्पेशल नाम रखा, पीरियोडिक। तो बेटा ये पीरियोडिक वर्ड कहां से आया? तो पीरियोडिक वर्ड आया बेटा फ्रॉम द टर्म पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बच्चों रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ
रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसको अपन क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। जैसे समझो, अब मान लेते हैं कि हमारे पास स्कूल जब हम जाते हैं तो स्कूल के अंदर असेंबली होती है। असेंबली के अंदर हमारा क्या होता है कि हम क्लास फर्स्ट से लेकर, भाई मान लो जनरली फर्स्ट नर्सरी वाले को छोड़ते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे बच्चे उस असेंबली में खड़े होते हैं, प्रेयर करते हैं। और यही क्लास 1 से क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, इनको हम लोग क्लास वाइज अरेंजमेंट में क्या करते हैं? अरेंज। तो जब क्लास वाइज अरेंजमेंट में मैं इन बच्चों को खड़ा कर रहा हूँ, तो आप खुद देख सकते होंगे कि फर्स्ट क्लास वाले के बगल में सेकंड वाला होगा, सेकंड के बगल में थर्ड वाला, थर्ड के बगल में फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर एट्थ, फिर नाइन्थ, फिर टेंथ, फिर 11th और फिर 12th। तो फिर से जो नया बच्चा आएगा वो क्लास फर्स्ट का ही होगा कि नहीं? फिर से जो बच्चा वो क्लास सेकंड का होगा, फिर से जो बच्चा होगा थर्ड का होगा। तो इसी चीज को बेस बना के अगर मैं बोलूं कि अगर आप इस तरीके से क्लास वाइज अरेंजमेंट करोगे असेंबली में, तो हर फर्स्ट और 13th स्टूडेंट, देखो फर्स्ट और ये 13th स्टूडेंट हुआ कि नहीं, तो मैं बोलूं कि एवरी फर्स्ट एंड 13 स्टूडेंट इज ऑफ सेम क्लास। तो ये मेरे को क्या मिल गई बेटा? एक पीरियोडिसिटी मिल गई। ये मेरे को क्या मिल गया? एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो रेगुलर इंटरवल में क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इससे हम हमारे बहुत सारे काम को शायद आसान बना सके। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ क्लास 7 से जो 16th स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास का होगा? तो आपने कहा क्लास 7 से 13 स्टूडेंट क्लास 7th का, 14th स्टूडेंट 8th का, 15th स्टूडेंट 9th का एंड 16th स्टूडेंट 10th का। तो कितनी जल्दी से अपन ने क्या कर लिया? फटाफट से आंसर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? क्यों? क्योंकि मुझे एक बेसिक रिलेशन पता था कि हर फर्स्ट और 13 सेम होता है। तो 7th का 13 स्टूडेंट 7th क्लास का होगा, 14th वाला उसके बगल में 8th आएगा, 15th वाले के बगल में 9th आएगा, 16th आपका 10th क्लास का होगा। तो आपको एक इजीनेस मिली, सॉल्व करने में आसानी मिली, यू आर रैपिड, यू आर क्विक। यही चीज मैं चाहता हूं कि जब मेरे एलिमेंट्स को मैं क्लासिफाई करूं तो उनमें भी कुछ इसी तरीके का मसाला, इसी तरीके से कुछ पीरियोडिसिटी हो, जिससे उनको रिलेटेबल बनाया जा सके, उनको उनको याद करना आसान बनाया जा सके एंड उनको इजी टू यूज बनाया जा सके। समझ में आया why periodicity we are seeing, why we are trying to create a periodicity while classifying elements? समझ में आया? एंड इसी वजह से इस चैप्टर का नाम और जो घर आपके एलिमेंट्स का बनेगा उसका पड़ गया नाम पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ पे इतना हमें समझ में आ गया कि ये जो एलिमेंट्स अगर मुझे इनको क्लासिफाई करना है या इनको घर देना है तो मुझे एलिमेंट्स की समझ होना बहुत जरूरी है। कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशंस को अच्छे से समझना हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समय समय पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने नजरिए के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एंड उसके हिसाब से अपनी अपनी कुछ कुछ पैटर्न और सिंपलेस्ट वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हमारे सामने रखे एंड धीरे धीरे उन अरेंजमेंट्स को पढ़ते पढ़ते हम आज के अरेंजमेंट तक पहुंचे हैं जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहला अरेंजमेंट जो है वो आपका, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया? लेवोइजियर ने। तो इसको कहते हैं लेवोइजियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? लेवोइजियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो लेवोइजियर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लेवोइजियर के टाइम पे ओनली हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ओनली हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरी अगर मैं बात करूं, इन्होंने इन्हीं हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स में क्या गेम खेला कि ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड एज metals and non-metals on the basis of property। so इन्होंने क्या किया बेटा? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को दो टीम में क्लासिफाई कर दिया, एक को बोला मेटल्स और दूसरे को बोला नॉन मेटल्स। तो इसी की तरीके से लेवोजियर ने अपना क्लासिफिकेशन रखा। अब वक्त के साथ ये जो पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा रहा हो या ना रहा हो, बट इसने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लोगों के सामने रख दी कि एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टीम्स, वन इज मेटल्स एंड वन इज नॉन मेटल, एंड येट टुडे हम इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। समझ में आया? फिर धीरे धीरे ऑल एलिमेंट डिस्कवर होते गए और उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल की टीम में रखते चले गए। बट एक दिन ऐसा आया जब एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ जो मेटल की प्रॉपर्टी भी रखता था और नॉन मेटल की भी। आपका दिमाग खटका, ऐसे एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, क्या कहते हैं इनको? मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स के लिए तो इन्होंने कोई बात बोली ही नहीं, तो वहां पे इनका ज्ञान कम पड़ गया एंड वही इनका क्या बन गया? ड्रॉबैक बन गया। सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ metalloids, his classification was found insufficient। तो इनकी क्लासिफिकेशन फिर इतनी इनसफिशिएंट थी कि आगे उसको लेके चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था एंड हमने यहाँ से एक अच्छाई अपने अंदर लेते हुए और उस अच्छाई का क्रेडिट लेवुजियर को देते हुए कि दैट ही वाज द वन हु कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम आगे बढ़ गए। एंड जैसे ही हम आगे बढ़े हैं, हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेहनत करी और अपने नजरिए से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, वो थे डॉबर्नियर। एंड इनके इसी क्लासिफिकेशन को हम डॉबर्नियर लॉ ऑफ
ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। तो डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स की बात करें तो देखो यहां से आपको कुछ कुछ एक रोज कॉलम, कुछ कुछ परसेंटेज बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से रोज और कॉलम नहीं, बट हाँ धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो दो चीजें यहाँ से आपको पता होना जरूरी है। एक कि कोई भी नया साइंटिस्ट जब आएगा तो उसके टाइम पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड हो चुके थे वो कितने थे। सो डॉबर्नियर के टाइम पे वो थे 33 एलिमेंट्स। 23 से बढ़ के कितने हो गए? 33। एंड सेकेंडली देखो आज आपकी असेंबली में बच्चे फर्स्ट और 13 स्टूडेंट सेम क्लास के इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आप क्लास वाइज अरेंजमेंट किया। सो अरेंजमेंट का कोई फंडामेंटल बेस होगा तभी कोई ना कोई चीज आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने वैसी चीज क्या रखी, तो इसी को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसी कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट होंगी। सो इन्होंने इस चीज का सहारा लिया कि मैं मेरे एलिमेंट्स को जमाऊंगा इन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख के काम करना चाहा। तो जब इन्होंने इस तरीके से एक साथ काम करना चाहा तो व्हाट ही डिड, ही ग्रुप्ड, इन्होंने क्या किया बच्चों? ही ग्रुप्ड 3 एलिमेंट टुगेदर, ठीक है, ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। खास बात क्या है? ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड placed them and placed them in increasing order of atomic weight। और उसको क्या करना है बेटा? अपन को प्लेस कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट सच दैट अरे भैया कितनी सारी चीजें दिखाई गई है। सच दैट एटॉमिक वेट, पीरियोडिसिटी भी तो देखनी है, एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट या फिर मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। बच्चों कि एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के इक्वल आया जैसे, और इसी को फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एंड दिस ग्रुप इज नोन एज ट्रायड्स। समझ में आया? एंड यही जो ग्रुप है इसी को क्या कहते हैं? ट्रायड्स। और अगर ट्रायड्स ये पूरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि जहां एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, अगर ये बात भी फॉलो हो रही है तो इस पूरे ट्रायड्स के कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ ट्रायड्स बोला गया। तो आइए देखते हैं कुछ ट्रायड्स। तो एक ट्रायड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला की वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करें तो लिथियम का मास नंबर 7 होता है बच्चों, तो उसका एटॉमिक वेट भी 7। सोडियम का मास नंबर 23, एटॉमिक वेट 23। एंड पोटेशियम का मास नंबर 39, इसका एटॉमिक वेट भी 39 होता है। वो क्यों अपन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सोडियम का मास है वो फर्स्ट और सेकंड के थर्ड के मास के एवरेज के ऊपर है। तो मैंने कहा फर्स्ट का मास कितना 7, थर्ड का मास कितना 39, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे 46/2 करूंगा तो मेरे पास 23 ही आएगा कि नहीं आएगा, जो कि सोडियम का एवरेज मास है कि सॉरी सोडियम का एटॉमिक वेट है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट और थर्ड का देखो यहाँ पे एटॉमिक वेट का एवरेज लिया वो सेकंड वाले के इक्वल आया, मतलब यहाँ पे ट्राइड वाला लॉ फॉलो हो रहा है। तो दिस ट्राइड इज परफेक्ट डॉबर्नियर ट्राइड। ऐसे ही एक और ट्राइड है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जिस तरीके से बेटा मैंने आपके सोडियम के मास को के इक्विवेलेंट में एवरेज एटॉमिक मास निकाला लिथियम और पोटेशियम का जो उसके बराबर आया, उसी तरीके से ब्रोमीन के एटॉमिक वेट को आपको कंफर्म करना है वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल है। तो ये आपको करना है। ऐसे ट्राइड 3 आपको एनसीईआरटी में एक और बताया गया है। वो कौन कौन से लोग हैं? कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है। तो इनके लिए भी सेम आपको काम करके लाना है कि स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक वेट कैल्शियम और बैरियम के एवरेज के इक्वल होता है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है। एंड अगर कोई दिक्कत आए तो आपको पूछना है। यहां तक कोई डाउट? आई होप आपको डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या है, कैसे है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे लेट सपोज आयोडीन का होता है 127, क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर मान लो मेरे को एवरेज लेना है तो एवरेज कैसे लूंगा? 35.5 प्लस 127, और दो लोग हैं तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। 2 5 1 6 हो गया। तो ये 162 160 37 40, हाँ 162.5 डिवाइडेड बाय 2 करें कि नहीं करें? तो ये आपके पास कितना आएगा? 81.25। कितना आएगा देखा भी जाए, 2 में 8 टाइम फिर 1 टाइम, ये पॉइंट हटा देता हूं तो नीचे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। फिर पॉइंट, तो 812.5 आपका आ रहा है, तो ये 81.25 आ रहा है। और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट इसी के आसपास होता है। तो जिस तरीके से देखो मैंने ब्रोमीन का निकाला, वैसे ही आपको ट्राइड 3 में स्ट्रॉन्शियम का निकालना है, और कैल्शियम और बैरियम का एटॉमिक वेट भी आपको खुद से पता लगाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, पक्की बात, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक की बच्चों, तो इनका ड्रॉबैक क्या था कि आउट ऑफ 33 एलिमेंट ओनली 9 एलिमेंट वर फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्राइड्स।
कि 33 में से मैं 11 3 की तिकड़ी 11 ट्राइड्स बना सकता था, बट सारी बातें फॉलो करने वाले सिर्फ 9 ही लोग थे। फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्राइड्स। इसी के साथ हमारे डॉबरनेर की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, बट जितनी कहानी आपके दिमाग में छवि हुई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, यहाँ से सवाल आता है। इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओहो स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नंबर आपका 3 है। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा सजा भी देते हैं, सॉरी बात कर रहे हैं डब्बे में, थोड़ा सा इसको क्या कर दें, बंद कर दें। हाँ ये डब्बा टेढ़ा कैसे हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सॉरी माय मिस्टेक। चलिए बड़ा परफेक्ट। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अपन अगेन फिर से क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नया क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां दो चीजें ध्यान रखनी है कि इनके टाइम तक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड जो इनके टाइम पर थे वो कितने थे बेटा, 56 थे। और यही जो हमारे 56 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को हमने किस तरीके से जमाया कि यहाँ पे कुछ प्रियोडिसिटी हमें नजर आई। तो प्रियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो था वो था कि इन्होंने देखा डॉबर्नियर ने प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज लिए, फेल हो गए, तो इन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टीज पे काम नहीं करूंगा। सो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज इनका था, इन्होंने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के पैटर्न पे जमाया कि मेरे जैसे जैसे एटम का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा। तो जब इस तरीके से इन्होंने डिसीजन लिया तो इन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड ऑल हिज 56 एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट सच दैट, और देखो बस सच दैट से वो पीरियोडिसिटी वाला फ्लेवर आ जाएगा कि 56 एलिमेंट को एक एक एटॉमिक वेट जैसे से बड़ा से जमाया, बट सच दैट का जो पीरियोडिसिटी का फंडा वो बहुत इंपॉर्टेंट। सच दैट एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट वर शेयरिंग सिमिलर प्रॉपर्टी। ये कुछ नायाब ले आए कि इन्होंने बोला कि मेरे जो 56 एलिमेंट्स हैं उनको मैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जमा, एटॉमिक वेट में जमाऊंगा, और इस तरीके से जमाऊंगा कि आपकी जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट हैं वो हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहे होंगे। ऐसा कुछ भयानक सा आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी चीज को क्या बोला गया, एलिमेंट शेयरिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉमा, इसी को बोला गया नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी को क्या बोला गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया। एंड इंडियन टीचर्स ने आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसीलिए इसको समझाने के लिए इसका रेफरेंस लिया हमारे जो भारतीय सुर हैं। तो भारतीय सुर क्या है हमारे, मिले तुम मेरा, गलत गा दिया। तो भारतीय सुर जो है हमारे जो क्लासिकल म्यूजिकल इंडियन नोट्स हैं, सा रे गा मा पा धा, भाई साहब मेरे को तो लग रहा है एक ही बार में 10 सुर तोड़ चुका हूं मैं, पा धा नी, फिर से आठवां सुर आपका क्या है, सा। अगर रे आपका पहला सुर है, ठीक है, तो सिंगिंग इज नॉट फॉर मी, हम बोल बोल के ही आपको बता सकते हैं कि सा के साथ देखिए पहला और आठवां सुर एकदम सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर रे आपका पहला सुर है तो दूसरा वाला भी आठवां सुर भी आपका रे ही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स देखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अब अगर आप अपना सातवां सॉरी आठवां एलिमेंट सोडियम की बात करेंगे, तो अगर आपका लिथियम पहला है और सोडियम आठवां है तो इनके हिसाब से इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। उसी तरीके से सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, ल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर हम थोड़ा डैश डैश डैश, फिर यहाँ लेट सपोज आयरन रह रहा है, फिर यहाँ पे लेट सपोज कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आगे की ड्रॉबैक्स भी आई, ठीक है। तो जैसे लिथियम पहला था, सोडियम आठवां था, वैसे अगर बेरिलियम पहला है तो मैग्नीशियम आठवां होगा। ऐसे ही अगर बोरोन पहला है तो एल्यूमिनियम आठवां होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एट की सिमिलरिटी चल रही थी और इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव और इनका जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वो दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। बट जब जब इनको पेश करने के बाद थोड़ा इनको छोड़ दिया गया, समय दिया गया कि ठीक है कि इस कॉन्सेप्ट को लोग एक्सेप्ट करें, तो लोगों ने यहाँ धज्जियां उड़ाना चालू कर दी और लोगों ने एक एक करके भयंकर ही ड्रॉबैक्स यहाँ पे देना चालू किए। तो एक ड्रॉबैक तो इन्होंने अपनी अकड़ में दे गए लोगों को, वो क्या था कि कोई एलिमेंट नया डिस्कवरी नहीं होगा जीवन में, नो न्यू एलिमेंट इज गोइंग टू डिस्कवर। 56 है तो 56 ही रहेंगे, ठीक है। तो इनका एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, नो न्यू एलिमेंट विल डिस्कवर इन फ्यूचर। समझ में आया। दूसरा इनका था कि आफ्टर कैल्शियम बच्चे, आफ्टर कैल्शियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स गॉट ब्लंडरली फेल्ड, कि कैल्शियम के बाद तो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव की धज्जियां उड़ गई कि भैया पहला और आठवां जो चल रहा था वो गेम ही खत्म हो गया, लोगों सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे। तीसरा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, देखो एक साथ रहनी चाहिए, इनको दूर दूर रखा हुआ है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट प्लेस्ड अपार्ट।
इसके बाद अगर अपन देखें तो और क्या है बेटा, फोर्थ, एक ही जगह पे दो एलिमेंट, कोबाल्ट निकल एक ही जगह पे रह रहे हैं, टू एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट वन पोजीशन एंड भैया हिज क्लासिफिकेशन couldn't place नोबल गैसेस, इनकी क्लासिफिकेशन में नोबल गैसेस की कोई जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि नोबल गैस भैया किसी से मिलते जुलते नहीं है। तो नोबल गैस कहते हैं कि अगर हम कहीं पे भी रहेंगे, किसी के साथ भी रहेंगे, सो द ओनली थिंग प्लेस वेयर वी कैन लिव इज सेपरेटली, हम सेपरेटली ही रहेंगे, हम बीच में कहीं मिक्स नहीं हो सकते, बिकॉज ड्यू टू आर इनर्टनेस, ड्यू टू आर नोबलनेस। तो अगर ये आपका फर्स्ट है और अगर आपके पास नोबल गैस डिस्कवर हो जाती है और आपने इनको यहाँ रख देते हो, तो नाउ दिस विल बिकम योर एर्थ। एंड किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट और एर्थ सिमिलर कभी नहीं हो सकते। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है वो धज्जियां उड़ जाती, उसको बोलने में भी लोगों को शर्म आती। तो ये जो 5 इनके पॉइंट्स निकले कि एक, कोई एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होगा, इन पे भारी पड़ गया। दूसरा, कैल्शियम के बाद पहला और 8वें की प्रॉपर्टीज मिलना बंद होगी। दूसरी चीज, जो सेम प्रॉपर्टी वाले लोग थे उनको भगवान जाने उन्होंने कहाँ भटक दिया, एक ही अपनी इस अकड़ के चक्कर में, ठीक है, एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट रख दी कि लगा लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और नोबल गैस के आने से तो इनके सारे काम की धज्जियां उड़ गई। तो इसी के साथ आपका ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है बेटा, जिसने अपनी कुछ बातें बोली और कुछ बातें बहुत सारे ड्रॉबैक्स के साथ ये रुखसत हुए दुनिया से। एंड अब बारी आती है इसके बाद एक नए क्लासिफिकेशन की, जहां जिसकी भरपूर तारीफ हुई, भरपूर लोगों ने सराहा, बहुत एक्सेप्टेंस मिली। एंड आज के टाइम की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें भी उसकी काफी झलक आपको देखने को मिलती है। सो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए आपसे बस इतनी सी मेरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, यहां तक थॉरो रीड करेंगे, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसके आपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उसका भी प्रॉपर आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे जब आप कल की क्लास में आए सो मेरे को रिकैप देने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही आपको सारी चीजें पता हो। क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक है बबुआ, ये इनऑर्गेनिक के अंदर आपको बहुत मेहनत लगती है, एक पैटर्न बनाने में, मेहनत लगती है कांस्टेंट एफर्ट डालने के। और एक बार आपने वो बना लिया और दिमाग ने उसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, देन इट इज अ मार्क्स मेकिंग स्कीम। इनऑर्गेनिक इज अ मार्क्स मेकिंग स्कीम। क्वेश्चन आया ठक किया, क्वेश्चन आया ठक किया, मजे ही आ जाएंगे आपको। सो आई होप आज का जो पूरा लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, जिनको आप हाउस ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल एटम्स विद यूनिक रिप्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इन्हीं को एक टेबल के अरेंजमेंट में रखने की कोशिश करी, जहां पे रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। इस टेबल की एक खास बात ये रखनी चाहिए हमने कि इसमें कुछ ना कुछ पीरियोडिसिटी डेवलप की जाए। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसी पीरियोडिसिटी को समझने के लिए हमने असेंबली वाला क्या लिया, एक एग्जांपल लिया कि जैसे असेंबली के अंदर क्लास वाइज अरेंजमेंट करते हैं तो फर्स्ट और 13 स्टूडेंट सेम क्लास का रिपीट होता है, उसी तरीके से कुछ रेगुलर इंटरवल में अगर प्रॉपर्टीज एलिमेंट की भी रिपीट होगी इन देयर क्लासिफिकेशन, तो लोगों को रिलेट करना आसान होगा। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए, उनको अरेंज किया जाए, जिससे उनको सिंपल इंफॉर्मेटिव मैनर में हम समझ सकें और लोगों तक उनकी खासियत पहुंचा सकें। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेवोजियर ने दिया। लेवोजियर ने कुछ ज्यादा इसके अंदर चीजें नहीं परोसी, उन्होंने सिंपल सा बोला कि मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को दो टीम में डिवाइड कर रहा हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट जैसे जैसे मेटलॉइड्स की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे इनकी ये क्लासिफिकेशन में की नॉलेज इनसफिशिएंट पाई गई एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड हुए हम। डॉमिनियर पे गए, डॉमिनियर ने बोला भाई जो मेरे टाइम पे 33 एलिमेंट्स है उनको सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं अरेंज करूंगा, तीन तीन की ग्रुपिंग बनाऊंगा, ग्रुप के अंदर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट को रखूंगा, जिससे फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक वेट है वो सेकंड के इक्वल आएगा। इससे इनकी कुछ ट्राइड्स आई, जैसे आपको ट्राइड नंबर 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम, ट्राइड नंबर 2 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ट्राइड 3 कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। इसके अंदर और यहाँ पे देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज सेकंड के इक्वल है। देन इनकी ड्रॉबैक क्या है कि भाई 33 एलिमेंट है, 33 एलिमेंट में 3 की तिकड़ी अगर बनाओ तो 11 बनेगी, 11 ट्राइड्स होनी चाहिए, बट आउट ऑफ 33 ओनली 9 एलिमेंट्स वर देयर जो ये दोनों बातें फॉलो कर रही थी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज और फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक वेट मिडिल के इक्वल हो। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में मूव है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने बोला कि हमारे टाइम पे 56 एलिमेंट्स है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो इन्होंने 56 एलिमेंट को जैसे ही बढ़ते एटॉमिक वेट से जमाया तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या देखी इन्होंने, सिमिलर देखी। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। रेफरेंस के तौर पे इंडियन टीचर्स ने इसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स जो आपके 8-7 सुर होते हैं सा रे गा मा, तो इन्होंने बोला जैसे पहला और 8वां सुर हमेशा सेम होता है, तो वैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट भी सेम होगी। तो जब हमने इनके एलिमेंट्स को इस तरीके से जमाया तो कुछ टाइम तक तो बातें सबको सही चल रही थी, बट कुछ टाइम के बाद धड़ाधड़ इनके ड्रॉबैक आए। तो एक ड्रॉबैक इनकी कड़वी जुबान की वजह से आया, जहां इन्होंने बोला कि कोई नया एलिमेंट नेचर में डिस्कवर नहीं होगा, नो न्यू एलिमेंट इज गोइंग टू डिस्कवर इन फ्यूचर, एकदम फॉल्स। फिर उसका कैल्शियम के बाद इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो होना बंद हो गया। सिम लोग वाले प्रॉपर्टी वाले लोग दूर दूर रखें, एक ही जगह पे दो एलिमेंट रख दिए और नोबल गैस आने के बाद तो धज्जियां ही उड़ गई। तो इन सारी चीजों को फिर से मैं बोलूंगा, जैसे मैंने क्विकली आपको रिवाइज किया वैसे ही आपको एकदम शांत पेशेंस तरीके से एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड करना है। जो नोट्स मैंने इतने अच्छे, जब मैं इतने अच्छे तरीके से बॉक्स सारी चीजें बना के आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सो प्लीज इसी तरीके से आप भी अपने नोट्स को बनाएं, क्योंकि नोट्स ही आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे आगे चल के। तो इसी के साथ प्लीज बी पेशेंटली वेट फॉर लेक्चर 2। एंड जो भी नए बच्चे मुझे देख रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब, फॉलो करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर मैंने आप मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है और आपको लगता है कि आपके और दोस्तों को भी समझ में आएगी, तो डू शेयर विद देम, क्योंकि यहाँ पर
नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। अब पढ़ाई आसान तरीके से बातें करेंगे ना, उसमें हम चीज़ों को समझेंगे, बट मैं एंगेजमेंट देने के लिए कुछ इधर-उधर की बकवास और ये सब आपको यहाँ नहीं मिलेगी। पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे। समझ रहे हो? जब आप और हम एक फैमिली बन जाएँगे तो वी विल मेक सम लेक्चर्स, वी विल, जैसे होता है ना ऑफलाइन क्लास में कि सर आज पढ़ने की इच्छा नहीं है सर। समझ रहे हो? तो जब आप लोगों से ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, आप समझ रहे हैं? आप लोग डेली मुझसे पढ़ने लग जाएँगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप बोलोगे सर आज मत पढ़ाओ, आज सिर्फ बातें करो, बातें भी करेंगे। यही होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि मैं ऑनलाइन में अपन किसी तरीके से अपने आप को धोखे में नहीं रखना है, क्योंकि ऑफलाइन में जब बच्चा धोखे में रखता है तो टीचर पकड़ लेता है। यहाँ मैं कैसे पकड़ूँ? समझ रहे हो? हमारे बीच में एक वर्चुअल पर्दा है, तो उस वर्चुअल पर्दे का हमें फ़ायदा नहीं उठाना है। अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करनी है एक-दूसरे से एंड ट्रस्ट के साथ मैं आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपको मुझसे अच्छे से पढ़ के अच्छी मेहनत करनी है। सो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर 2। थैंक यू बच्चों।